हेलो ऑल। तो आज थोड़ा बात करूंगा मैं परसेंटाइल जो कैलकुलेशन होती है और कैसे परसेंटाइल से फिर रैंक निकाली जाती है, जो भी आप स्कोर करते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिस्टम अभी तक पता नहीं है। और फिर एंड में बात करेंगे कि इस सिस्टम से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, और आपको क्या सारे अटेम्प्ट देने चाहिए। जैसे इस बार 4 अटेम्प्ट हैं, तो चारों के चारों अटेम्प्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप पेपर देते हैं, जैसे 6 शिफ्ट में पेपर होता है। पेपर 1 जो है अपना बी टेक का, पिछले साल जैसे 8 में हुआ था, इस बार 6 में है। तो 6 शिफ्ट में अगर पेपर है तो 6 अलग-अलग पेपर आते हैं। जैसे 24 फरवरी शिफ्ट 1, 24 फरवरी शिफ्ट 2, फिर 25 फरवरी शिफ्ट 1, 25 फरवरी शिफ्ट 2, 26 फरवरी शिफ्ट 1, 26 फरवरी शिफ्ट 2। तो इस तरीके से ये पेपर आते हैं। तो अलग अलग पेपर अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग उनमें मार्क्स आ सकते हैं। डिफिकल्ट पेपर में ऑब्वियसली कम मार्क्स आएंगे और इजी पेपर में ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो इसको बराबर, ताकि हर स्टूडेंट के लिए जो रैंक कैलकुलेशन हो वो पेपर की डिफिकल्टी पर कम से कम डिपेंड करे, इसके लिए परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम है। तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करी जाती है? गिवन शिफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल एन, दैट इज एन, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द गिवन शिफ्ट। क्योंकि रजिस्टर ज्यादा करते हैं, अपीयर कम होते हैं, कुछ एब्सेंट भी हो जाते हैं, कोई रीजंस हो सकते हैं उसके। तो एन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन अ शिफ्ट। ये एन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक शिफ्ट में अपीयर हुए हैं। जैसे एन हो सकता है 1 लाख, कि एक शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए। नाउ दूसरा है आपका मार्क्स आएंगे, आपका रॉ स्कोर आएगा। तो आपका एक रॉ स्कोर होगा मैथमेटिक्स का, एक रॉ स्कोर होगा फिजिक्स का, एक रॉ स्कोर होगा केमिस्ट्री का, और एक रॉ टोटल स्कोर होगा उन तीनों का जो एडिशन है। तो फिजिक्स, मैथ्स का रॉ स्कोर होगा, फिजिक्स का रॉ स्कोर होगा, केमिस्ट्री का रॉ स्कोर होगा, और टोटल रॉ स्कोर होगा आपका। नाउ ये जो भी आपका स्कोर आएगा, तो हर बच्चे का ये स्कोर आएगा। तो उस शिफ्ट में जो भी एन बच्चे, कैपिटल एन बच्चे अपीयर हुए हैं, उनके मार्क्स को टोटल मार्क्स के मतलब टोटल मार्क्स उनके कुछ आएंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स कुछ आएंगे, फिजिक्स के मार्क्स कुछ आएंगे, मैथ्स के कुछ मार्क्स आएंगे। तो क्या किया जाता है, उनकी परसेंटाइल कैलकुलेट की जाती है, टोटल परसेंटाइल भी और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटाइल भी। कैसे? जैसे आपको टोटल परसेंटाइल जब कैलकुलेट करनी है, ध्यान देंगे आप जब रिजल्ट देखते हैं तो आपको मैथ्स परसेंटाइल अलग दिखती है, फिजिक्स परसेंटाइल अलग दिखती है, केमिस्ट्री परसेंटाइल अलग दिखती है, और टोटल परसेंटाइल अलग दिखती है। तो टोटल परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो जैसे 300 मार्क्स का पेपर होता है हमारा ये, तो 300 मार्क्स में से जैसे आपके 290 मार्क्स आए हैं, कि फिर 289, 287, तो ऐसे करके हर बच्चे का ये मार्क्स को ऐसे किया जाएगा। मतलब हो सकता है एक 10 बच्चों के 285 मार्क्स आए, 20 बच्चों के 280 मार्क्स आए, तो ऐसे करके उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाया जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर percentile score is number of students who have scored equal or less than you. Number of students who have scored equal मतलब आपके बराबर भी। जैसे अगर आपका स्कोर फॉर एग्जांपल है 260 आउट ऑफ 300, नाउ और भी बच्चों का स्कोर 260 हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर 260 हो सकता है, फिर 259 स्कोर होगा, फिर 258 स्कोर होगा, ऐसे करके। और बहुत सारे बच्चों का 261 से ऊपर भी हो सकता है, 260 से ऊपर भी हो सकता है स्कोर। तो मतलब 261, 262 ऐसे करके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और लेस देन यू, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो जिनका स्कोर आपके बराबर या आपसे कम आया है, दैट इज फॉर एग्जांपल स्मॉल एन, that divided by total number of students who have appeared in the given shift, that into 100 is percentile score। ये percentile score होता है।
आई थिंक फॉर्मूला सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं और आपके 261 मार्क्स आए हैं, 260 मार्क्स आए हैं और आपसे कम मार्क्स जो इस शिफ्ट में बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से फॉर एग्जांपल 99,200 बच्चे 231 फॉर एग्जांपल इतने बच्चे आपसे आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स हैं इतने बच्चों की, तो आपका जो परसेंटाइल टोटल परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा इट विल बी 99,231 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो ये अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 99.231। तो इस तरीके से ये आपका एक तरीके से टोटल परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। नाउ ये टोटल परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है अप टू 7 डिजिट्स तक इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अभी तो जैसे क्योंकि नंबर अच्छा सा था 1 लाख, इसलिए ये 5 ही डिजिट में डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट में रुक गया, बट दिस इज कैलकुलेटेड अप टू 7 डिजिट्स ताकि उतना मतलब ब्रेकेज मतलब सेम परसेंटाइल बहुत ज्यादा बच्चों की ना आए एक तरीके से, वरना अगर 2 ही डिजिट तक करेंगे या 3 ही डिजिट तक करेंगे तो बहुत सारे बच्चों की सेम परसेंटाइल भी आ सकती है अलग अलग मार्क्स पे भी। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए 7 डिजिट्स तक परसेंटाइल ली जाती है। नाउ तो ये परसेंटाइल, अब ये परसेंटाइल जो है वो केवल टोटल परसेंटाइल ही नहीं, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी इंडिपेंडेंटली का मतलब ये जैसे आपकी टोटल परसेंटाइल आ गई है, अब आपकी मैथ्स की परसेंटाइल, मैथ्स में आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 आए हैं, आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आए हैं 86। नाउ आपसे आपके बराबर मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के आए होंगे, फिर आपसे कम मार्क्स भी आए होंगे और आपसे ज्यादा मार्क्स भी आए होंगे। तो the number of students who have appeared is capital N, the number of students who are below or equal to you, ये for example NM है, number in maths। तो ये जो हो जाएगा, जो परसेंटाइल हो जाएगा यहाँ मैथ्स का, इट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो यू और इक्वल टू यू इन मैथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। नाउ ये नंबर अलग हो सकता है बिल्कुल टोटल परसेंटाइल से, इट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टोटल परसेंटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर ये है फॉर एग्जांपल 86 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, फॉर एग्जांपल 98,322 स्टूडेंट्स ने, तो ये आपका मैथ्स परसेंटाइल आ जाएगा 98,322 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगा 98.322 परसेंटाइल। तो ये देखेंगे तो आपका टोटल परसेंटाइल 99.231 है, लेकिन आपका मैथ्स का परसेंटाइल 98.322 है। नाउ बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स का परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो फिजिक्स का परसेंटाइल जो होगा वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स इक्वल टू और लेस देन यू इन फिजिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। फिर केमिस्ट्री का परसेंटाइल निकाला जाएगा नंबर ऑफ मार्क्स हु हैव मार्क्स इक्वल टू यू और लेस देन यू, इक्वल टू और लेस देन यू इन केमिस्ट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। इसलिए आपका जो ये तीनों परसेंटाइल है, चारों परसेंटाइल बिल्कुल अलग अलग होंगे, अलग अलग यूजुअली होंगे, सेम होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन 100 परसेंटाइल में हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन नीचे में ये चारों परसेंटाइल अलग अलग आएंगे। नाउ तो सवाल है फिर इसके बाद आपका जो परसेंटाइल स्कोर आएगा हर शिफ्ट में आएगा, हर ऑब्वियसली अब किसी शिफ्ट में 260 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आ गया है, तो पेपर अगर डिफिकल्ट है तो हो सकता है कि उस शिफ्ट में 230 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आ जाए। कोई दूसरा बच्चा है, उसने दूसरी शिफ्ट का पेपर दिया, डिफिकल्ट पेपर था, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल 1 लाख बच्चे अपीयर हुए, तो उसमें 99,231 बच्चे 240 के स्कोर से नीचे हैं, 240 या 241 के स्कोर से नीचे हैं, तो 241 मार्क्स पे तब इतना परसेंटाइल आएगा जितना अभी 260 मार्क्स पे आ रहा है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा इन एनी गिवन शिफ्ट यू अपीयर, ठीक है। इसलिए मिनिमम अगर 6 शिफ्ट है तो 6 टॉपर्स होंगे,
6 बच्चों की 100 परसेंटाइल आएगी टोटल। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाद में जाके उनकी रैंक सेम आएगी। अभी परसेंटाइल एक गिवन अटेम्प्ट में कुछ परसेंटाइल आने का ये मतलब नहीं है कि रैंक उसकी ज्यादा या कम आएगी। मतलब 100 परसेंटाइल वाले बच्चे की रैंक दूसरी शिफ्ट के 100 परसेंटाइल वाले बच्चे से कम आ सकती है। कैसे, जरा उस बारे में बात करेंगे नाउ। तो अब यहां पर क्या है कि आप इस बार जैसे 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो 4 अटेम्प्ट देंगे तो हर अटेम्प्ट में आपका ये परसेंट, अगर आपने चारों अटेम्प्ट दिए फॉर एग्जांपल, जितने भी अटेम्प्ट दिए आपने, हर अटेम्प्ट में आपका ये उस गिवन शिफ्ट में परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। और परसेंटाइल कैलकुलेट करके आपका जो जितने भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं, अगर चारों अटेम्प्ट दिए हैं तो चारों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा आपका, तो पहले टोटल परसेंटाइल को ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगे। टोटल परसेंटाइल के जो आपका जिस चारों शिफ्ट में से जो बेस्ट टोटल परसेंटाइल होगा वो वाला स्कोर आपका लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली उसका मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का परसेंटाइल लिया जाएगा। तो बेस्ट स्कोर आपका लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। नाउ यहां पर फिर फाइनली जब होगा तो क्या होगा, जब रैंक आनी होगी तो कैसे रैंक आएगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो हर बच्चे ने एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं। उसके बाद जितने भी उसने अटेम्प्ट दिए थे उसमें से जो उसका बेस्ट परसेंटाइल है वो हमने पिक कर लिया। अब उसके बाद वो जो बेस्ट परसेंटाइल है उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाया जाएगा। सीक्वेंस ऑर्डर में सबसे पहले टोटल परसेंटाइल के सीक्वेंस ऑर्डर में लगेगा। तो टोटल मतलब सभी सीक्वेंस ऑर्डर में लगेगा, टोटल परसेंटाइल के भी, मैथ्स परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल, केमिस्ट्री परसेंटाइल। तो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा टोटल परसेंटाइल। तो रैंक कैसे डिसाइड होगी, जिसका टोटल परसेंटाइल ज्यादा है उसको हायर रैंक मिलेगी। नाउ अब दो बच्चों का सेम टोटल परसेंटाइल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। जैसे अटेम्प्ट 1 में 6 शिफ्ट थी तो 6 की 6 शिफ्ट में 100 परसेंटाइल आए होंगे कुछ 6 बच्चों के, मिनिमम 6 बच्चों के, ज्यादा के भी आ सकते हैं, मिनिमम 6 बच्चों के आए होंगे। फिर मार्च के अटेम्प्ट में भी 6 अटेम्प्ट हैं, किन्हीं डिफरेंट 6 बच्चों के 100 परसेंटाइल आ गए। फिर अप्रैल अटेम्प्ट में किन्हीं और डिफरेंट 4 बच्चों के, हो सकता है 2 कॉमन ही हो, लेकिन किन्हीं 4 बच्चों के 100 परसेंटाइल आ गए। फिर मई का अटेम्प्ट है, उसमें कोई 2 नए बच्चे आ गए जिनका 100 परसेंटाइल है। तो ऐसे करके 100 परसेंटाइल वाले भी मतलब अच्छे खासे, मतलब 17-18 बच्चे एटलीस्ट हो जाएंगे। तो अब वो 18 बच्चे 100 परसेंटाइल है तो इसका ये मतलब नहीं हर किसी को रैंक 1 मिलेगी, नहीं। अब होगा क्या, पहले परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल देखा जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टोटल परसेंटाइल। तो प्रायोरिटी ऑर्डर, कैसे रैंक डिसाइड की जाती है ये इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी ऑर्डर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी टोटल परसेंटाइल को। तो जिसका टोटल परसेंटाइल हायर है उसको हायर रैंक दी जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर टोटल परसेंटाइल बराबर है, जैसे 100 परसेंटाइल 18 बच्चों का सेम है चारों शिफ्ट का मिलाने के बाद, तो फिर उनकी देखी जाएगी मैथ्स परसेंटाइल। तो मैथ्स परसेंटाइल देखी जाएगी। तो अगर 100 परसेंटाइल 18 बच्चों का है तो फिर उसमें से हायर रैंक उसको दी जाएगी जिसका मैथ्स परसेंटाइल ज्यादा है, मैथ्स का परसेंटाइल ज्यादा है। क्योंकि आपकी 100 परसेंटाइल आई है तो जरूरी नहीं है आपकी मैथ्स में 100 परसेंटाइल हो सकता है आपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल लाए हैं लेकिन मैथ्स में 100 परसेंटाइल नहीं लाए हैं। तो जिसकी मैथ्स की 100 परसेंटाइल होगी और जिसका टोटल परसेंटाइल आपके बराबर होगा, तो टोटल परसेंटाइल भी 100 और मैथ्स की परसेंटाइल भी 100, तो उस बच्चे की रैंक आपसे हायर आ जाएगी जिसका टोटल जिस बच्चे का टोटल परसेंटाइल भी 100 है लेकिन मैथ्स का परसेंटाइल 100 नहीं है, तो उस बच्चे की टोटल तो उसकी रैंक हायर आ जाएगी। तो सेकंड प्रायोरिटी इज मैथ्स परसेंटाइल। थर्ड प्रायोरिटी इज फिजिक्स परसेंटाइल। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स परसेंटाइल भी मैच कर जाए दो बच्चों की, तो टोटल परसेंटाइल के साथ साथ मैथ्स परसेंटाइल भी मैच कर जाए। ध्यान देंगे 7 डिजिट्स तक करते हैं ये सब ताकि मैचिंग कम से कम हो। दूसरा है फिजिक्स परसेंटाइल। तो फिजिक्स परसेंटाइल सेकंड थर्ड प्रायोरिटी होगी कि जिनका टोटल परसेंटाइल और मैथ्स परसेंटाइल सेम है तो फिजिक्स परसेंटाइल उनका देखेंगे, जिसका हायर होगा उसको हायर रैंक दे दी जाएगी। फिर चौथा है केमिस्ट्री परसेंटाइल। चौथी प्रायोरिटी है केमिस्ट्री परसेंटाइल। तो जिनका ये तीनों परसेंटाइल सेम हो जाते हैं, टोटल परसेंटाइल, मैथ्स परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल, जिनके तीनों सेम हो जाते हैं उनका केमिस्ट्री परसेंटाइल देखा जाएगा। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों के चारों सेम हो आपके, मतलब किन्हीं 2 बच्चों के या 3 बच्चों के। उसके बाद जो पांचवी प्रायोरिटी है
वो है लेस नंबर ऑफ नेगेटिव मार्क्स। मतलब आपने जो भी आपका फाइनल, जो आपका कंसिडरेशन में लिया गया है, जो अटेम्प्ट, जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है एक तरीके से, उस अटेम्प्ट में आपके जिस बच्चे के कम नेगेटिव हुए होंगे, अगर चारों परसेंटाइल सेम है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसने कम नेगेटिव मार्क्स लिए हैं, उसको हायर रैंक दे दी जाएगी। एंड फाइनली अगर ये पांचों के पांचों मैच कर जाते हैं, विच इज वेरी वेरी रेयर, तो फिर देखी जाएगी एज। जिसकी एज ज्यादा है उसको हायर रैंक दी जाएगी और जिसकी एज कम है उसको लोअर रैंक दी जाएगी। लेकिन यहां तक आना काफी मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है यहां तक पहुंच पाना। लेकिन अगर तब भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 6 के 6 मैच कर जाएं दो बच्चों के, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है दोनों की, और ये भी है, उस केस में दोनों को सेम रैंक दे दी जाएगी। उस केस में मतलब अगर उसकी एक बच्चे की 1000 रैंक दी है तो दूसरे की भी 1000 रैंक दे दी जाएगी, लेकिन फिर 1001 रैंक नहीं होगी कोई, फिर सीधे जो अगली रैंक होगी वो 1002 होगी। मतलब दोनों को बराबर रैंक दे दी जाएगी और फिर अगली रैंक 1002 दे दी जाएगी, 1001 एक तरीके से किसी को मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। तो ये इसके बेसिस पे आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसको काउंट में लेके ये जो एक तरीके से टाई है उसको ब्रेकअप करने के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो बराबर मार्क्स आ जाएंगे, बराबर परसेंटाइल आ जाएगा। मतलब एक रॉ स्कोर जो आया आपका, रॉ स्कोर के बाद एक बार परसेंटाइल की कैलकुलेशन हो गई, फिर आपका परसेंटाइल स्कोर ही आगे मैटर करता है फर्दर ऑन। तो ये पूरी मैंने बात की डिटेल में कि कैसे परसेंटाइल और कैसे रैंक की कैलकुलेशन की जाएगी। नाउ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आपको एक ही अटेम्प्ट देके खुश हो जाना चाहिए या सारे के सारे अटेम्प्ट देना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बच्चे के पहले अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल आ गया, फरवरी के अटेम्प्ट में उसका आ गया 99.9 परसेंटाइल, तो 99.935 ऐसे कुछ परसेंटाइल आ गया फॉर एग्जांपल। तो सवाल है कि क्या उस बच्चे को मार्च का अटेम्प्ट या अप्रैल का अटेम्प्ट या मई का अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जरा ध्यान से सोचेंगे इसके बारे में। मेरे ख्याल से बिल्कुल देना चाहिए, सारे अटेम्प्ट देना जरूरी है। क्यों, जरा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो टॉपर बच्चे हैं वो अटेम्प्ट नहीं देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फरवरी में अटेम्प्ट हुए हैं, आए हैं 6.5 लाख स्टूडेंट्स, ये अपियर हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इन 6.5 लाख स्टूडेंट में से 80,000 या 1 लाख बच्चे फिर मार्च में अपियर नहीं होते, या फिर टॉप के मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे भी, फॉर एग्जाम्पल टॉप के 10,000 बच्चे भी अपियर नहीं होते, 6.4 लाख अपियर होते हैं और जो ऊपर के 10,000 बच्चे थे वो अपियर नहीं होते हैं। तो अब होगा क्या कि जिसकी यहां पर, जिस बच्चे की यहां पर 97 परसेंटाइल आई थी और अब उसके ऊपर जो बच्चे थे फरवरी अटेम्प्ट में, उनमें से बहुत सारे बच्चे मार्च अटेम्प्ट नहीं दे रहे। अगर उसमें से बहुत सारे बच्चे मार्च अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो सेम स्कोर पे भी हो सकता है उसकी परसेंटाइल इस बार 99.4 आ जाए। सेम स्कोर पे, सेम डिफिकल्टी लेवल का भी पेपर हो, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल का। मतलब एक स्टूडेंट है ए फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट का फरवरी में कोई उसने शिफ्ट दिया, उसमें उसका स्कोर आया 243 फॉर एग्जांपल, ये स्कोर आया और उसका अच्छा परसेंटाइल आ गया इसमें, 243 आउट ऑफ 300 मार्क्स आए, तो अच्छा 99.6 परसेंटाइल आ गया उसका, अच्छा सा परसेंटाइल आ गया, ठीक है। तो अब उसने मार्च अटेम्प्ट फॉर एग्जांपल नहीं दिया। अब ये बच्चा था, इसके आए हैं 220, सेम अटेम्प्ट दिया उसने फरवरी में, ए के जैसा ही, सेम डिफिकल्टी लेवल, तो उसका रॉ स्कोर 220 आया, तो ऑब्वियसली उसका परसेंटाइल इससे कम आया होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका परसेंटाइल आया है 99.46 और इसका परसेंटाइल आया है 99.14 फॉर एग्जांपल, ऐसे करके परसेंटाइल कुछ आया है। नाउ अब ये ए वाले बच्चे ने मार्च अटेम्प्ट नहीं दिया और इसके साथ के बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर ज्यादा था उन्होंने भी मार्च अटेम्प्ट नहीं दिया। मतलब बी के ऊपर के जो बच्चे थे, पॉइंट
0.7 पॉइंट हाँ 0.86% जो बच्चे थे 6.5 लाख में से, उनमें से आधे बच्चों ने फॉर एग्जांपल नहीं दिया। फिर से सेम डिफिकल्टी लेवल का पेपर आया, तो सवाल है क्या मार्च अटेम्प्ट में सेम स्कोर करने पे, सिमिलर स्कोर करने पे उसका क्या 99.14 परसेंटाइल आएगा? नहीं, हो सकता है उसी मार्क्स में, सिमिलर मार्क्स में, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल में उसका रॉ स्कोर 220 आए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर के बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, इसलिए उसका परसेंटाइल बढ़ के 99.50 हो गया। इट इज क्वाइट पॉसिबल। और फिर उसके बाद ये ए वाले बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया, इसके बाद इसी में खुश हो गया वो, और इसने फिर ये अटेम्प्ट देते रहा, और ये लेकिन इसका बेस्ट अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल, कि बाद में 210 आया रॉ स्कोर, और परसेंटाइल आया 99.32, फिर आया 205 मार्क्स आए, 99 पॉइंट, कम मार्क्स में भी हो सकता है ज्यादा परसेंटाइल आ जाए, 4-1 ऐसे करके परसेंटाइल आए इस बच्चे के। अब अगर आप देखें तो इस बच्चे का फरवरी में जो 243 का स्कोर आया था उसमें 99.46 आया, और सेम सिमिलर डिफिकल्टी लेवल में जो मार्च में इसने पेपर दिया इस बच्चे ने, अगर इन सब बच्चों ने दिया होता तो इसका 99.50 परसेंटाइल नहीं आता, तब तब इसका परसेंटाइल वही आता, करीब करीब 99.14 या उसके आसपास आता। लेकिन अभी उसका 99.50 परसेंटाइल इसलिए आया है क्योंकि मार्च अटेम्प्ट उसके ऊपर के बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, इसलिए उसका 99.50 परसेंटाइल आ गया। तो फाइनली जो बेस्ट काउंट होगा इस वाले ए स्टूडेंट का 99.46 परसेंटाइल काउंट होगा, और बी वाले स्टूडेंट का 99.50, सी की जरूरत नहीं, 99.50 काउंट होगा। तो ये इसकी रैंक ऑब्वियसली इससे ज्यादा आ जाएगी, मतलब बी वाले की रैंक इससे ज्यादा आ जाएगी। तो आप अगर सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो जो जिन बच्चों का अच्छा आया है एक अटेम्प्ट में भी, उनको रिलैक्स करके अगले अटेम्प्ट नहीं देने से हो सकता है आपको रैंक में नुकसान हो जाए, क्योंकि जो दूसरे बच्चे जिनका पहले आपसे कम स्कोर आया था और उस अटेम्प्ट में भी आपसे कम ही आता फॉर एग्जांपल स्कोर, लेकिन तब भी उनका परसेंटाइल आपसे ज्यादा हो सकता है। इट इज पॉसिबल कि उनका परसेंटाइल आपसे ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे अटेम्प्ट देने बेटर रहेगा, जो अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट ने अच्छा नहीं किया उनको तो देना ही है ऑब्वियसली। जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है उनको तो हर अटेम्प्ट देना ही देना है, लेकिन जिन्होंने अच्छा किया है उनको भी अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपसे कम स्कोर वाला बच्चा भी आपसे हायर रैंक ले आएगा, आपसे कम स्कोर वाला बच्चा भी आपसे हायर रैंक ले आएगा। तो इसलिए ये मैं बताना चाहता था, समझाना चाहता था कि आपको हर अटेम्प्ट देना चाहिए। अब अगर 2 ही अटेम्प्ट होते तो इसके चांसेस थोड़ा कम होते, कंपैरेटिवली प्रोबेबिलिटी कम होती, लेकिन 4 अटेम्प्ट होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कंपैरेटिवली 2 अटेम्प्ट के मुकाबले 4 अटेम्प्ट होने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए प्लीज मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जो भी अटेम्प्ट आपके हैं चारों के चारों अटेम्प्ट पूरे सीरियसनेस के साथ दीजिए, ताकि देखिए पूरा खेल जो है कंपटीशन है ना, ये जो पूरा हम जेईई मेंस की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन है, तो आप का स्कोर भले ही आपको ज्यादा आता हो, आप एग्जाम में भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपकी रैंक कम आ जाएगी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिए तो। और इसमें क्या होता है, हर्ड मेंटेलिटी है, कि आप सोचेंगे जैसे वोटिंग का होता है कि वोटिंग के लिए सोचते हैं कि मैं वोट नहीं दे रहा हूं, क्या एक ही वोट तो है, क्या फर्क पड़ता है, एक वोट से कोई जीत या हार तो क्या जाएगा। तो ऐसे ही हर्ड मेंटेलिटी होती है कि चलो मैं ही तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर के तो, मेरे साथ के तो और बच्चे देंगे ना, मतलब जिनका 99.47 99.48 आया है वो तो दे देंगे। तो वो अब ऐसा हर कोई सोचता रहेगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे टॉपर बच्चे नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टॉपर्स को भी देना चाहिए, जिनको जिनके लोअर परसेंटाइल आई है उनको तो देना ही देना है, टॉपर्स को भी देना चाहिए हर अटेम्प्ट, सीरियसली, पूरा सीरियसनेस के साथ, अगर आपको अपनी रैंक मेंटेन करनी है तो। ठीक है, तो ये अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।